जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का जो काव्य खंड है वो एक ही वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के ज़रिए। अगर आप या 2-3 बार देख लेते हैं या इसको अच्छे से याद कर लेते हैं तो काव्य खंड का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक ही पन्ना है, एक ही पन्ना में हमने 12 चैप्टर को ऐड किया है और 12वें चैप्टर से जो है जितना भी इम्पोर्टेंट इसका जीवन होता है या कब जन्मे थे, माता पिता का नाम क्या है, या जीवन से जुड़े हुए जितने तथ्य होते हैं जो किताब में दिया गया है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वो सारे हमने कवर किया है। अगर आप ये देख लेते हैं तो उम्मीदता इससे एक भी क्वेश्चन काव्यखंड में बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्वेश्चन नहीं, ये तो हमारा चैप्टर का नाम है, ये जो देख रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो दुख में दुख नहीं माने। ये कविता जब पढ़े होंगे, सबसे पहला कविता यही है सबसे पहला फर्स्ट कविता यही है कि इनके कवि कौन है, गुरु नानक जी हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हो निर्गुण हम लिखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कवि गुरु नानक जी निर्गुण भक्तिधार के कवि थे। और यहाँ पे तीर देख लिखे हैं कि बाबर से भेंट, यानी गुरु नानक जी हैं, बाबर जो मतलब था मुगल, उससे भी क्या किए थे, ये भेंट किए थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाबर से भेंट किसकी होती है, तो बोलना है गुरु नानक का। या गुरु नानक का किस मुगल बादशाह से भेंट होती है, तो क्या बोलना है, बाबर से भेंट होती है। तो उम्मीद था आप समझ गए होंगे कि गुरु नानक निर्गुण भक्त के थे और बाबर क्या थे, गुरु नानक ने बाबर से भेंट की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी लाहौर में हुआ था। और उनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता देवी थी। और इसकी पत्नी जो है क्या है, पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी था। क्या नाम था, सुलक्षणी। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। माता का नाम तृप्ता और पत्नी के नाम सुलक्षणी। धर्म कौन था, सिख धर्म। कौन धर्म था, सिख धर्म के थे ये। और इनका निधन, और सिख धर्म के थे ब्रैकेट में लिखे 5वें गुरु अर्जुन देव। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 5वें जो सिख गुरु थे वो के थे, अर्जुन देव थे। क्या, कौन थे, अर्जुन देव थे। और ये भी सिख धर्म के ही थे। अगला देखो, निधन क्या है, निधन कब हुआ था, 1539 ईस्वी में हुआ था। और वाहे गुरु, वाहे कहीं लिखे, वाहे गुरु मतलब वाहे गुरु करते हुए वो निधन हो गए। और जो अर्जुन देव थे 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से इन पे किताब लिखे थे। ये भी याद रखना है कि यहाँ से नीचे डैश दिए हैं और लिख दिए 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब किताब लिखे हैं। कौन, तो अर्जुन देव लिखे हैं, ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट, इसी का रचना एक ट्रिक से याद रखना है कि आज शोर हुआ, आज शोर हुआ, आज से आशा दीवार, जो से जब पूजी, शोर से सोहिला, रो से रहीरास हुआ। तो इसे ही लगा दिए इसमें सेंटेंस, जो कि सुनने में अच्छा लगे। ये ध्यान रखना है आपको। बस गुरु नानक के बारे में लेखक परिचय में इतना ध्यान रखना है। और आप जो कविता पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछे तो आप बना ही देंगे। हम मेनली जो पढ़ रहे हैं लेखक परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं कि लेखक परिचय से यही क्वेश्चन ना छूटे। आते हैं दूसरा चैप्टर का। दूसरा चैप्टर है रसखान। क्या है, रसखान। रसखान लिखे कौन, प्रेम आईनी श्री राधिका कलील के कुंजन ऊपर वरु। इसमें बताते हैं रसखान की प्रेम जो है राधा कृष्ण की कैसी है, माली और मालिन के बीच जैसे होती है वैसे ही है। माली मालिन जिसे कहा गया है, राधा कृष्ण को ही कहा गया है। तो रसखान के बारे में जानते हैं कि यहाँ देखिए रचना काल जो है, यहाँ लिखेंगे जहांगीर, यानी रसखान का रचना काल कब था, जहांगीर क्या था। और गुरु नानक कब से किन से मिले थे, तो बाबर से मिले थे। दोनों याद रखना है। जहांगीर का किन का रचना काल जहांगीर के समय था, तो आपको बोलना है रसखान का रचना जो है रचना काल जहांगीर मुगल के समय था। उसके बाद देखो क्या करा, इनका जन्म ये देखना है। जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, जो कि प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी जो इनका रचना है प्रेम वाटिका, उसमें ऐसा पता चलता है कि इनका जन्म जो है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है रस खान का जन्म कहाँ हुआ था, पठान राजवंश में हुआ था। और और क्या है रचना, फिर पहले है मुगलों का अधिपत। मुगलों का अधिपत जब हुआ, मुगलों का अधिपत जब हुआ तो रसखान जो है कहाँ चले गए थे, वृंदावन में चले गए थे आकर, और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रसखान की मतलब किनकी भक्ति करते थे, तो आपको बोलना है कृष्ण की भक्ति करते थे। और कब किसका अधिपत हुआ, तो ब्रजभाषा चले गए, तो आपको बोलना है मुगलों का अधिपत हुआ। तो रसखान जो है ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है।
और इनकी रचना दो ही हैं, इसको मतलब कोई ट्रिक नहीं, दो ही रचना है, आपको याद भी होगा। प्रेम वाटिका जो कि प्रेम संबंधित बात करती है, और एक है सुजान रसखान जो कि कृष्ण भक्ति मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि प्रेम वाटिका में किससे संबंधित बात लिखी गई है, तो आपको बोलना है प्रेम संबंधित। और सुजान रसखान में किससे संबंधित बात लिखी गई है, तो आपको बोलना है कृष्ण की भक्ति के संबंधित। अब देखिए इनके बारे में एक बात और है, अगला पॉइंट जो है कह रहा है कि इनके बारे में लिखे, देखिए सवैया और छंद में सिद्ध थे। रसखान जो है सवैया और छंद में सिद्ध थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ऐसे पूछेगा रसखान किस में सिद्ध थे, तो आपको बोलना है सवैया और छंद में। या ऐसे पूछे सवैया और छंद में कौन सिद्ध थे, तो आपको बोलना है रसखान। इनके बारे में, रसखान के बारे में एक बात बोला गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी। ये ध्यान रखना है कि मतलब किसने कहा, इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी, तो आपको बोलना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किनके बारे में ऐसा कहा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी, तो आपको याद रखना है रसखान के बारे में कहा। इसके बारे में कहा रसखान। और जो यह कविता जो है प्रेम आईनी से राधिका कैर के कुंजन ऊपर बरो, ये कविता जो है कहाँ से ली गई है, रसखान की रचनावली से ली गई है। जो रचना ने रचनावली लिखी है वही रसखान की रचनावली से ये कविता ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रसखान के बारे में क्या क्या रखना है, रसखान के बारे में रखना है, रसखान मतलब रचना काल कहाँ कब था, तो जहांगीर के समय में था। रसखान किस क्या लिखा है, प्रेम आईनी से राधिका कैर के कुंजन ऊपर बरो। और प्रेम आईनी राधिका और करीर के कुंजन ऊपर बरू कहाँ से ली गई है, रसखान के रचनावली से ली गई है। और इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था, जो कि प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में उसमें देखने को मिलता है। मुगल का अधिपत्य जब हुआ था, तो मुगल का अधिपत्य जब हुआ था, तो रसखान ने ब्रजभूमि में आकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। इनकी रचना प्रेम वाटिका और सुजान रसखान सवैया और छंद में क्या थे, सिद्ध थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, इन मुसलमान हजर पे कोटि हिंदू बारी। तो क्या आप इसका समझ गए होंगे। आप तीसरा अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय जो है घनानंद क्या है, घनानंद मतलब नहीं, जो घनानंद ने जो चैप्टर लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए घनानंद ने जो चैप्टर लिखा है, एक मतलब चैप्टर का नाम है अति सुधो सने का मार्ग है, मो अशुविनी ले वर्षो। ये मतलब चैप्टर घनानंद ने लिखे हैं। अति सुधो सने का मार्ग है, इसका मतलब जानते होंगे, प्रेम का मार्ग क्या होता है, अत्यंत सरल होता है। और मो अशुविनी ले वर्षो, यानी मेरा आंसू जो है लेकर बरसो, इनका अर्थ ये होता है। तो इसमें घनानंद में हमको क्या ध्यान रखना है, पहला बात घनानंद ने किस कविता की रचना किया है, इसको आपको याद रखना होगा। और घनानंद को एक प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। घनानंद को क्या कहा जाता है, प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, क्योंकि बताते हैं प्रेम में जो वेदना सहना पड़ता है, जो पीड़ा होती है, उनके बारे में ये वर्णन करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा गया है घनानंद किस धारा के कवि हैं, तो आपको बोलना है रीति काव्यधारा के, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। और घनानंद के प्रेम के पीर कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म देखिए 1689 में हुआ था, और निधन जो है 1739 में हुआ था। 39 में हुआ था। कि किसने किया था, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मारे गए थे। ध्यान रखना है कि घनानंद का मतलब मर्डर कौन किया, कौन मारे थे उसको, तो नादिर शाह के सैनिक के द्वारा उनको मारे गए थे। किनको, घनानंद को। वो बताएं मतलब क्यों मारे गए थे। यह जो आप देख रहे होंगे रज 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 ये लिखा हुआ, जर पहले है जर जर जर, इसका मतलब होता है सोना। और रज 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 का मतलब होता है धूल, क्या होता है, धूल। जब नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को पकड़ा, तो उससे मतलब बोला कि जर 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 बोला, सोना 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 बोला। लेकिन घनानंद ने क्या किया, उसको जो है रज 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 यानी धूल धूल बोला। इसके कारण जिसके कारण घनानंद को क्या हुआ, उसके सैनिक ने भालों की तरह उसको मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि उसके बाद देखेंगे मुंशी। और घनानंद जो हैं वो मुंशी का काम करते थे, किनके यहाँ, तो तत्कालीन उस समय जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले थे। ये ध्यान रखना, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी का काम करते थे। लेकिन नादिर शाह के सैनिकों ने उसे क्या किया, मार दिया। तो याद रखना, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशी का कार्य करते थे, बट जो नादिर शाह के सैनिक थे उनको मारे थे। ये क्वेश्चन मतलब गड़बड़ाना नहीं है कि बोलेगे मतलब घनानंद का मृत्यु का कारण कौन बना, इन्हें बोलना मोहम्मद शाह रंगीले। इनके यहाँ तो मुंशी का काम करते थे, लेकिन मारने का काम नादिर शाह के सैनिक ने किया। उसके बाद देखिए इनका जो मतलब रचना है प्यार यानी प्रेमिका, मतलब नाम था, क्या नाम था उसका, सुजान, जो कि क्या थी, नर्तकी थी। तो आपसे पूछेगा घनानंद का
प्रेम किससे था, तो आपको बोलना है सुजान से। और सुजान एक प्रकार क्या थी, नर्तकी थी, यानी मतलब नाचने वाली थी। और आक्रमण के बाद मथुरा वृंदावन में चले गए थे। जब आक्रमण हुआ था, यानी तत्कालीन मुगल बादशाह के यहाँ जब मतलब काम कर रहे थे मुंशी का, तो नादिर शाह ने जब इस पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के बाद जो है घनानंद कहाँ चले गए थे, मथुरा वृंदावन में चले गए थे। इनका रचना याद रखना है। एक है सुजान सागर, बिरहल लीला और रसकली बल्ली। इसका ट्रिक याद रखना है, सुरेश वीर है, सुरेश वीर है। सोहरसु सोहरसुकर से क्या होता है, सुजान सागर क्या होता है, सुजान सागर। और रस से होता है, रस से रसकेली बल्ली, और वीर से विरहल लीला। सुरेश वीर है, इसे याद रखना है। सोहरसुकर सूस क्या होता है, सुजान सागर। रस से क्या होता है, रसकेली बल्ली, और वीर से होता है विरहल लीला होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है इनकी भाषा क्या थी। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कौन भाषा थी, ब्रज भाषा। क्योंकि कहाँ चले गए थे, वृंदावन। वृंदावन में जो भी जाता है उनका भाषा कैसी होती है, ब्रज भाषा होती है। इनकी कविताओं में पीड़ा, मस्ती, वियोग सब चीज़ हमको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में। आपको बोलेगा कि इनकी कविताओं में हमें पीड़ा, कष्ट और जो मस्ती और वियोग देखने को मिलता है। आपको बोलना है घनानंद की कविताओं में, क्योंकि यह प्रेम के पीर कवि कहा जाते हैं, इसलिए मतलब जो है प्रेम में जो पीड़ा, जो वेदना, जो मतलब कष्ट होता है, जो वियोग होता है, उनके बारे में ये अच्छा से वर्णन करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। इनकी कविताओं में जो है हमको पीड़ा, मस्ती, वियोग सभी चीज़ को देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि आचार्य शुक्ल जैसे जैसे जो है रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे थे कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी है, उसी प्रकार से घनानंद के बारे में कौन कहते, आचार्य शुक्ल। ध्यान रखना है, घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा था, और रसखान के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। देखिए आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पाथिक मतलब जो है दूसरा ब्रज भाषा में दूसरा कोई नहीं है। ये दावा करते हैं किस मार्ग का, प्रेम मार्ग का। प्रेम, क्योंकि प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं, इससे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पाथिक जो है, ये ऐसा ब्रज भाषा में हमें देखने को मतलब दूसरा कोई हमें नहीं मिलता है। ये घनानंद के बारे में बताया गया है, तो कन्फ्यूज इसमें बिल्कुल भी नहीं होना है और अच्छे से ध्यान रखना है। अब आइए चौथा अध्याय की ओर बढ़ेंगे। चौथा अध्याय है स्वदेशी। कौन है, स्वदेशी है। स्वदेशी के बारे में ध्यान रखना क्या, कि स्वदेशी के पहले रचनाकाल क्या है, रचनाकार इसका नाम है बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी में अपने देश के बारे में बताया गया है, देश के लोग कैसे विदेशी बोली बोलते हैं, और उसका चाल ढंग, कपड़ा, वस्त्र और संस्कार किस तरीके से विदेशी होती जा रही है। तो बद्री नारायण चौधरी ने बताया गया है स्वदेशी में, जिसका नाम एक प्रेम घन है। यहाँ पढ़े थे घनानंद, यहाँ है क्या, प्रेम घन। तो ध्यान रखना है यह कि प्रेम घन इनका बद्री नारायण चौधरी का शॉर्ट नाम है। और जिस प्रकार से देखे थे, घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है, लेकिन स्वदेशी को ऐसा कुछ मतलब स्वदेशी जो कविता है यानी प्रेम घन जो है, इनको मुख्य रूप से कुछ नहीं कहा जाता है। ये ध्यान रखना। ये पूछेंगे किस युग के कवि थे, यहाँ से युग वाला क्वेश्चन चालू हो जाता है। आपको जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको बताए भी होंगे कि भारतेंदु क्या है, स्वदेशी जो कविता है, यहाँ से युग का मतलब शुरू हो जाता है, किस युग के कवि थे। तो याद रखना है, चार अध्याय शुरू होता है। आपको ध्यान रखना, जो भारतेंदु क्या बद्री नारायण चौधरी जो है, ये भारतेंदु युग के थे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात कि भारतेंदु युग के कवि थे। यहाँ ध्यान रखना, भारतेंदु युग के कवि थे। कौन, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेम घन। ध्यान रखना है, इसमें प्रेम घन उसका घनानंद था। इसको तरीके से कैसे याद रखना है कि इसमें प्रेम घन बाद में लगा है, क्या है, बाद में, तो मतलब बाद वाला अध्याय होगा। कौन वाला अध्याय होगा, बाद वाला अध्याय होगा। लेकिन उसमें घनानंद में घन क्या है, पहले है, क्या है, पहले है, इसलिए पहले वाला अध्याय होगा। नहीं, पहले जो होगा घनानंद होगा। क्या होगा, घनानंद। जन्म देखिए, जन्म 1855 हुआ था। किसका जन्म, प्रेम घन का नहीं, बद्री नारायण चौधरी का जो जन्म था 1855 में हुआ था। और निधन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर। यानी जन्म पूछे तो मिर्ज़ापुर में ही हुआ था, और निधन के बारे में कहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मिर्ज़ापुर ध्यान रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जन्म ही बारे में पूछेगा कि इनका जन्म 1855 हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बोलना है मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में हुआ था, मिर्ज़ापुर में ही रसिक समाज की स्थापना की थी इन्होंने। देखिए, और स्वदेशी कविता के जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, ये अपना आदर्श जो किसे मानते थे, ये अपना आदर्श जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की मानते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श किसे मानते थे, 3 व्यक्ति को मानते थे, प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। उसी प्रकार से स्वदेशी कविता के जो बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रेम घन है, अपना आदर्श किसे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अगला पॉइंट देखिए, रसिक समाज की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो बोलना, रसिक समाज की स्थापना 1874 में हुआ था और मिर्ज़ापुर में हुआ था, जो कि प्रेम घन ने नहीं किया था। ये बात ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, रसिक समाज की स्थापना कब हुआ था। तो 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जहाँ इनका जन्म हुआ मिर्ज़ापुर में, वहीं हुआ था। और किसने किया था, प्रेम घन ने किया था।
आगे बढ़ते इनका संपादन इनका ये भी याद रखना है, आनंद कामनी और आनंद कामनी मासिक पत्रिका एवं नागरी नीरद, ये दो ही ये संपादन किए थे पत्रिका का। इसका नाम याद रखना है, आनंद कांदविनी कांदविनी आनंद कांदविनी मासिक पत्रिका। मौस से मतलब क्या होता है, मासिक पत्रिका, एंड नागरी नीरद। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से क्या है, संकलित है। क्या है, संकलित है। ध्यान रखना है कि किनका रचना रचना जो प्रेमघन नाम से सर्व मतलब संकलित है, तो बोलना है प्रेमघन का। देखिए नहीं अभी नाम प्रेमघन लिखा ही हुआ, क्या है, प्रेमघन सर्वस्व, तो क्या होगा, प्रेमघन का ही रचना होगा। तो ध्यान रखना प्रेमघन सर्वस्व नाम से इनका क्या है, रचना प्रसिद्ध है या संकलित है। नाटक देखिए, नाटक ये दो नाटक ये लिखे हैं बद्रीनारायण चौधरी ने। दोनों नाटक एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक भारत सौभाग्य है, एक है प्रयाग रामागमन। ये प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य दोनों को याद रखना है कि मतलब जो इनके लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी, तो इनका भारत रामागमन कहाँ है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, ये दोनों इनका नाटक है, याद रखना है। और काव्य देखिए, ये भी पूछा गया एग्जाम में, जीर्ण जनपद इनका क्या काव्य है जो कि बहुत मतलब प्रचलित है। ध्यान रखना जीर्ण जनपद, जो कि जीर्ण जनपद हमें किसका चित्रण देखने को मिलता है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है, हमें ये ध्यान रखना है। तो जीर्ण जनपद हमें जीर्ण जनपद में क्या मिलता है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। और इनके बारे में बोलेंगे कि इनका भाषा जो थी, ये भाषा का था, ब्रज भाषा भी था। इनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा और अवधि दोनों थी। किनकी, प्रेमघन की, इसकी ब्रज भाषा और अवधि दोनों थी। इससे पहले घनानंद पढ़े थे, उसका क्या था, ब्रज भाषा था, लेकिन इनका क्या था, ब्रज भाषा भी था और अवधि दोनों था। एक बात और, प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी कविता ली गई है। जो प्रेमघन सर्वस्व है, जिनके ये जो जितना भी रचना लिखे हैं प्रेमघन सर्वस्व से ही मतलब क्या है, प्रसिद्ध है। तो प्रेमघन सर्वस्व से ही यह स्वदेशी कविता ली गई है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि भारत जो स्वदेशी कविता है ये कहाँ से ली गई है, तो बोलना है प्रेमघन सर्वस्व से ली गई है। और ध्यान रखना है प्रेमघन का जितना भी रचना है कुछ नाम से प्रसिद्ध है, तो प्रेमघन सर्वस्व के नाम से ही प्रसिद्ध है। ध्यान बार बार वीडियो देख लेना है, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर 5 नंबर चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि है भारत माता, जिनके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावादी कवि है। यहाँ से ध्यान रखना, अभी आया उत्तर भारतेंदु युग आया, पहले क्या आया, भारतेंदु युग, उसके बाद छायावादी आया। क्या आया, छायावादी। ऐसे याद रखना है, पहला 4 नंबर जो सब चैप्टर है स्वदेशी, भारतेंदु युग, और जो 5 जो है भारत माता, कौन भारत माता जो कवि है सुमित्रानंदन पंत, ये छायावादी कवि हैं। कौन वादी कवि है, छायावादी। बार बार एग्जाम में पूछता है सुमित्रानंदन पंत। और इनका जन्म देखिए 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कनौसी उत्तरांचल में हुआ था, यानी उत्तराखंड में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है भारत माता का जन्म कब हुआ था, 1900 पक्का 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में हुआ था। ये ध्यान रखना है कि भारत माता जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत, उनका जन्म कब हुआ था। इनकी माता का देखिए नाम सरस्वती देवी। इसको हम मतलब क्लास में बताए थे, ट्रिक बताए थे कि सरस्वती देवी जी इनका मतलब क्या है, माता का नाम है, और पिता का नाम क्या है, गंगा दत्त। इसे बताए होंगे कि सरस्वती जी को, प्रतिमा को, मूर्ति को कहाँ भाषा जाता है, गंगा जी में, तो इनकी माता पिता याद हो जाता है। सरस्वती जी इनके माता का नाम और पिता का नाम गंगा दत्त। इसे आप याद रख सकते हैं, याद रखने का एक तरीका है, नहीं तो आप वैसे रट लीजिए, जो आपको उचित लगे वो कीजिए आप। देखिए, और इसकी जब माता का जन्म मतलब माता जो सरस्वती देवी था, इनका जन्म के 6 घंटे, 6 मतलब होता है आवर, जो कि 6 घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा कवि है जिनके माता की मृत्यु जो है मतलब 6 घंटे बाद क्या हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है सुमित्रानंदन पंत, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी थी। तो इनके 6 घंटे, जैसे इनका जन्म हुआ 6 घंटे के बाद इनकी माता क्या हो गई थी, देहांत हो गई थी, यानी मर गई थी। पिता देखिए गंगाधर पंत जो कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, ये ध्यान रखना है। और निधन कब हुआ था, 1977 हुआ था, यानी इसका मतलब है एकदम एक्यूरेट 77 वर्ष ये मतलब जिए थे। ध्यान रखना 1900 में जन्म हुआ, 1977 में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। उसके बाद ये रचना भी आपको ध्यान रखना है, इनका रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रचना जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, बार बार देखिएगा वीडियो, बार बार पढ़िएगा तो आपको ध्यान रहेगा। उच्चवास, पल्लव, बीना, गुंजन, ग्राम्या, युगपत, चिदम्बरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। एक गुंजन पूछ सकता है, चिदम्बरा पूछ सकता है, ग्राम्या पूछ सकता है, पल्लव भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। इसे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है बार बार। 2 3 4 5 6 7 आपको रचना याद रखना है। 7 में जो आपको याद ही होगा, चिदम्बरा याद ही होगा, ग्राम्या तो याद ही होगा, उच्छ्वास, पल्लव, ये सब क्या करना है, याद रख लेना है। और इसका भी ट्रिक बताए थे, जैसे देखिए बिना कौन रखते हैं, सरस्वती माँ, और सरस्वती माँ किनका माँ थी, सुमित्रानंदन पंत का, इसलिए बिना से याद रहेगा। बिना का रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत।
गुंजन का अर्थ होता है फूल क्या होता है फूल। और फूल किस पे चढ़ाया जाता है, सरस्वती माँ को चढ़ाई जाती है। सरस्वती माँ के, और सरस्वती माँ जो सुमित्रानंद पंत की माँ थी, जिसके कारण सुमित्रानंद पंत कौन लिखे हुए हैं, गुंजन। इसे आप याद कर सकते हैं, हालांकि आपको छोड़िए मतलब आप जैसे याद रखना चाहते हैं वैसे याद रख लीजिए, लेकिन याद रखना है उच्छ्वास, पल्लव, बीना, गुंजन, ग्राम्य, युगपत और चिदम्बरा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चिदम्बरा और ग्राम्य देखिए यहाँ लिखा भी होगा इनका जो है चिदम्बरा, चिदम्बरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत माता के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत, इनको किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको बोलना है चिदम्बरा। इसलिए बोले चिदम्बरा को बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ग्राम्य किस लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राम्य जो यहाँ देखे होंगे, अब यहाँ पे लिखे हैं क्या कि जो भारत माता कविता है कहाँ से ली गई है, ग्राम्य से संकलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है भारत माता कहाँ से संकलित है, ग्राम्य से। और जो पढ़ी थी स्वदेशी कविता वो कहाँ से था, प्रेमचंद सरबत से संकलित था। ध्यान रखना है आपको, भारत माता का कविता कहाँ से ली गई है, ग्राम्या से ली गई है। और इसीलिए और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, कब नहीं प्राप्त हुआ था, ये नहीं है किताब में। तो आपको पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो आपको बोलना है चिदम्बरा पे प्राप्त हुआ था। इनका अंतिम काव्य देखिए लोकायतन, लोकायतन इनका अंतिम काव्य था, ये भी एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना लोकायतन इनका क्या था, अंतिम काव्य था। और इनके बारे में एक बात और याद रखना है कि प्रकृति प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात हैं, तो आपको ध्यान रखना प्रकृति, जैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य वाली बात आएगी तो आपको बोलना है सुमित्रानंदन पंत। क्या बोलना है, सुमित्रानंदन पंत। ये हमको ऐसे याद रहता है कि सुमित्रानंद पंत का आप जब फोटो देखेंगे तो मतलब कुछ लड़की की तरह लगता है देखने, मतलब उनका बाल जो है लड़की की तरह लगती है देखने में। इसलिए सौंदर्य की जब भी बात आए तो मतलब इनका ही ध्यान आएगा सुमित्रानंद पंत का। तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात है, सुमित्रानंद पंत विख्यात है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब आइए, ये चैप्टर खत्म हो गया भारत माता, अब आते हैं 6 नंबर चैप्टर जो कि जनतंत्र का जन्म। और ये जो आप इनके बारे में जानते ही होंगे, मतलब जनतंत्र के जन्म के बारे में कि इनका लेखक कौन है, रामधारी दिनकर, जो कि हमारे जिला में पड़ता है बेगूसराय। आपको याद भी होगा कि क्योंकि अपने ही जिला की बात हो रही है तो आपको ये इसमें याद करना नहीं पड़ेगा। तो देखिए जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, रामधारी दिनकर। और यहाँ पे डैश लगा के लिखे हैं गद्यकार, यानी कहेगा कि निम्नलिखित कौन गद्यकार थे, तो रामधारी दिनकर गद्यकार भी थे। तो ध्यान रखना रामधारी सिंह के बारे में 2 बात याद रखना है, एक गद्यकार भी थे और रामधारी सिंह को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट 2025 में पूछा भी जा चुका है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में। यहाँ से जन्म याद करने में आपको सहूलियत होगा। जैसे भारत माता को हुआ था 1900 में, पक्का 1900 में हुआ था, और 1970 में ये मर गए थे, 77 वर्ष ये जिए थे। इसे याद रखना 1900 में इनका जन्म हुआ। ये अगला चैप्टर है तो इसका जन्म तनी आगा बढ़ा हुआ, देखिए हल्का आगा बढ़ा है कि नहीं, 1908। 19 कहाँ, 1908 क्या 8 साल क्या हुआ, बढ़ा है। क्यों, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको बताएं 1900 और अगला चैप्टर होने के कारण 1908। चलिए आप इसके निधन पे आते हैं। निधन जो है, इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1974। आपको याद होगा कि जयप्रकाश नारायण ने भी मतलब छात्र आंदोलन जो है 1974 ईस्वी में ही पटना के गांधी मैदान में किया था। इससे आप याद रख सकते हैं उनका निधन उसी समय में हुआ था, 1974 में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनकी माँ का नाम है मनरूप देवी और पिता का नाम है रवि सिंह। और रवि का अर्थ होता है सूर्य और दिनकर का अर्थ भी क्या होता है, सूर्य। तो ध्यान रखना है पिता का नाम रवि सिंह और पिता का नाम रवि सिंह और इनके जनतंत्र का जन्म के लेखक भी कौन है, दिनकर जी। दिनकर और रवि सिंह दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसलिए याद रखना है। माँ का नाम क्या था, मनरूप देवी। और आगे याद रखना है 1928 में ये मोकामा घाट स्कूल से क्या किए थे, 10th पास किए थे। और 1932 में पटना कॉलेज बीए से क्या है, इतिहास में बीए किए थे। इतिहास ऑनर्स इनका था। कहाँ, कौन कॉलेज से, पटना कॉलेज से बीए किए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है इनकी। और एक बात कि भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे। ये 2026 में क्लास 12th के हिंदी में पूछा गया था कि रामधारी दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर रहे थे। तो आपको याद रखना भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर जो अपने बगल में पड़ता है, उस विश्वविद्यालय में ही दिनकर जी उपकुलपति के पद पर नियुक्त हुए थे। ध्यान रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन कवि है जो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पर नियुक्त हुए थे, तो आपको बोलना है रामधारी दिनकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब अगला आते हैं कृतियाँ। इनकी कृतियाँ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनकी कृतियाँ में जो है ना आपको मतलब जोश देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जोश, जिससे पता चल जाएगा कि रामधारी दिनकर नहीं लिखे हैं। जैसे प्राण भंग, क्या है, प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब जो है ना
कि इसमें हमको जोश दिखाई मतलब सुनाई पड़ता है। देख मतलब जब इसको उच्चारण करते हैं तो हमको जोश मतलब अंदर से महसूस होता है। इस कारण जब ये जोश वाला बात आएगा तो क्या याद रखना है, रामदास सिंह दिनकर। जैसे हो गया हुंकार, हुंकार बोलने से आपको पता चल रहा होगा कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये सब क्या है, बोलने में जोश उत्पन्न हो रहा है। तो आपको याद रखना है इनके लेखक कौन है, रामदास सिंह दिनकर। एक बात और, इनका दो रचना और है, अर्धनारी ईश्वर। जैसे आप 12th में जाइएगा तो वहाँ एक चैप्टर है अर्धनारी ईश्वर, जिसे भोला बाबा को हम कहते हैं, आधा नारी के रूप होती है, आधा नर होते हैं। तो उसी में है अर्धनारी ईश्वर। उसी तरीके से यहाँ वर्णन किया गया है। इनका रचना याद रखना है कि रामदास दिनकर का रचना कौन है, अर्धनारी ईश्वर। और एक है दिनकर की डायरी या नाम से ही पता चलता है, दिनकर की तरह दिनकर जी ही लिखे होंगे, दिनकर की डायरी। आगे बढ़ते हैं। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये मतलब स्टूडेंट को याद करने में बहुत कठिनाई होती है, किस पर साहित्य मिला किस पर ज्ञान मिला। तो आपको एक चीज़ पकड़ना है, संस्कृत का भी देखिए यहाँ 100 आ रहा है और साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी यहाँ क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ संस्कृति होगा शायद, क्या होगा, संस्कृति, इसके लिए सॉरी। तो संस्कृति का 100 और साहित्य का भी 100, मतलब संस्कृति के 4 अध्याय क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उर्वशी पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और रामधारी सिंह दिनकर एकमात्र ही मतलब हमारे सिलेबस में एक ऐसा मात्र कवि हैं जिसको जो राज्यसभा के संसद भी रहे थे, क्या रहे थे, राज्यसभा के संसद। आपको ध्यान रखेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अब बताइए ऐसा कौन सा कवि है जो राज्यसभा के संसद भी रहे थे, तो आपको बोलना है दिनकर जी। और दिनकर जी बारे में आपको विशेष याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बेगूसराय जिला से हैं तो आपको वैसे ही याद रहेगा। तो दिनकर जी बारे में याद ही रहना चाहिए, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी रचना का नाम या इससे बात पूछ लिया जाता है। और ध्यान रखना है दिनकर जी किस धारा के प्रमुख कवि थे, तो आपको याद रखना उत्तर छायावाद, क्या याद रखना है, उत्तर छायावाद। अभी सबसे पहले आया था स्वदेशी। स्वदेशी में था भारतेंदु युग, जो बद्री नारायण प्रेमघन जो है, बद्री नारायण चौधरी, जो किस युग के थे, भारतेंदु युग। उसके बाद आया भारत माता, जो छायावादी युग के कवि थी, किस युग कवि थे, छायावादी। छायावादी के बाद उत्तर छायावादी, क्या आया, उत्तर छायावादी, ऐसे याद रखना है। भारतेंदु छायावादी, उत्तर छायावादी, क्या याद रखना है, भारतेंदु छायावादी, उत्तर छायावादी। आपको साथ साथ इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा। पहले स्वदेशी का रचनाकार प्रेमघन, अब भारत माता का रचनाकार क्या है, सुमित्रा पंत, और जनतंत्र का जनकार रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आइए हिरोशिमा के बारे में, इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना। अब आइए हिरोशिमा। हिरोशिमा से भी हर साल 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। तो हिरोशिमा बारे में आपको डिटेल से बताए हुए क्लास में, 1-2 घंटा लेकर इसके बारे में जितना बात था सब बता दिए। एक जब प्रथम विश्व शायद, हाँ प्रथम नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो अमेरिका ने क्या किया था, जापान पे परमाणु बम मारा था। तो हिरोशिमा एक नगर या स्थान का नाम बोल सकते हैं जो कि जापान में पड़ता है। तो किसने मारा था, तो अमेरिका ने मारा था। किस देश को मारा था, जापान पे मारा था। किस विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में मारा था। देखिए कवि जो है इनका, हिरोशिमा कवि जो है सुमित्रानंदन, ईश्वरी कहते हैं सुमित्रानंद। हिरोशिमा कवि हैं सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी इसका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किनका नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन है, तो आपको बोलना है अज्ञेय जी का नाम क्या है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनके ही नाम में इनके पिता का भी नाम छुपा है, हीरानंद, इसे याद रखना, हीरानंद इनके ही नाम में छुपा हुआ है। अब देखिए जन्म इनका जन्म 7 मार्च 1911 है। अब देखिए आपको जैसे ट्रिक बताए थे, इनका जन्म 1900 में हुआ था, इनका जन्म 1908, क्यों, क्योंकि अगला अध्याय है। अब इससे भी अगला अध्याय क्या है, हिरोशिमा, तो 8 में क्या है, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा, क्या 1911। इस तरीके से आपको याद रखना है, 3 बढ़ गया, 8 3 11 होता है, तो 3 अगला अध्याय होने के कारण अगला जन्म बढ़ेगा, तो 1911 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ था, कसेया, यूपी में, जो यूपी में पड़ता है, ध्यान रखना, कसेया यूपी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मूल निवास इसका यूपी नहीं था। तो मूल निवास इनका कहाँ था, करतारपुर, जो कि पंजाब पड़ता है। ये भी आपको 12th में पढ़ना पड़ेगा अज्ञेय जी के बारे में, तो अभी ही याद रखिए कि इनका मूल निवास कहाँ था, करतारपुर पंजाब, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था, कसेया यूपी में हुआ था। इनका पिता का नाम अभी बताया भी है कि इनके ही नाम में क्या है, हीरानंद लगा हुआ है, तो आपके इनके पिता का नाम लग सकते हैं हीरानंद, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, क्या थे, पुरातत्ववेत्ता। आपको पुरातत्ववेत्ता मतलब भी बताए होंगे कि जो ज़मीन के अंदर जो सामान रहता है उसको कार्बन डेटिंग करके पता लगाया जाता है कि मतलब खोजा जाता है कि कब का है ये, कब का नहीं। माता का नाम क्या था, वैंती देवी, ये भी याद रखना, माता का भी नाम पूछा जाता है, माता का नाम क्या है, वैंती देवी। लेकिन इनके माता का नाम था, रामदास दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी, ध्यान रखना है। और भारत माता का पिता जो सुमित्रानंदन पंत हैं, इनके माता का नाम क्या है, सरस्वती देवी। ये आपको बार बार देखना होगा, दिमाग में बार बार लाना होगा, अपने मन में ही बोलना इसका मतलब जो कविता है सुमित्रानंदन पंत, इनकी माता क्या नाम है,
और रामधारी सिंह की माता का नाम क्या है, हिरोशिमा में जो लेखक हैं आज्ञा, इनकी माता का नाम क्या है। बार बार बोलना होगा, 2-3 बार बोलिए, आपको याद ही हो जाएगा, बाद में सोचिए। उसके बाद देखिए, आज्ञा जी बहुभाषीविद थे। क्या थे आज्ञा जी? बहुभाषीविद थे, मतलब इनको बहुत भाषा का ज्ञान भी था, किनको? आज्ञा जी का। और 10th जो है 1925 पंजाब विश्वविद्यालय में पास की, पंजाब विश्वविद्यालय से पास किए। और 12 जो है 1927 में, कब? 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये पास किए थे। आपको ये ध्यान रखना है। उनकी रचना बारे में देखिए, रचना भी याद रखना, रचना से पूछा जाता है। हरी घास पर क्षण भर इनकी रचना है, बार बार वीडियो देखिए आपको याद हो जाएगा। हरी घास पर क्षण भर, सदा नीरा, क्या है? सदा नीरा। और शेखर एक जीवनी उपन्यास, ये 3 उपन्यास लिखे हैं। तीनों उपन्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना होगा। उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो कि बहुत प्रचलित भी है, याद रखिएगा। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये 3 इनके क्या है? उपन्यास है। तीनों याद रखना। नदी के द्वीप तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और शेखर एक जीवनी तो बार बार पूछा ही जाता है। तो 3 ही है, आपको तीनों याद रखना है। आज्ञा जी के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है, यानी 7 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। आप जिसके पास यह नोट्स होगा वो अपने नोट्स आगे में रखिए, उसके बाद देख लेंगे। खैर अभी अगला 2 पॉइंट और है इनके बारे में, देखिए। और रचना इनका क्या है? एक बूंद, क्या है? देखिए, एक बूंद सहसा उछली, ध्यान रखना, एक बूंद सहसा उछली। या ऐसे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि परमाणु बम गिराया था तो लोग क्या उछल पड़े, उछली, सहसा उछली, या एक बूंद सहसा उछली, याद रखिएगा। एक है उत्तर प्रियदर्शी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रियदर्शी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान ही रखना होगा। तार सप्तक, क्या है? तार सप्तक 2 बार लिखा गया है, 1 बार लिखना चाहिए। तार सप्तक ध्यान रखना, तार सप्तक कौन लिखे हैं? जैसे ही तार सप्तक कब आता है आज्ञा जी, बार बार पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा आपका। पुष्करणी, क्या है? एक पुष्करणी भी यही लिखे हैं, पुष्करणी मतलब आज्ञा जी लिखे हैं। इनका निधन 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। आज्ञा जी हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ई लाइन है आज्ञा प्रयोगवाद वाला, ध्यान रखना है। पहले भारत माता, पहले आया था प्रेमघन। प्रेमघन क्या था? प्रेमघन में वो भारतेंदु के कवि थे। भारत माता में जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावादी के कवि थे। और जनता का जन्म जो है ये लिखे हैं दिनकर जी, ये क्या थे? उत्तर छायावादी थे। और उनके बाद है आज्ञा जी, कौन है? आज्ञा जी, ये क्या थे? प्रयोगवाद का सूत्रपातन किया, ये ध्यान रखना है। तीनों एक साथ ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद आती है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या ये कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव इससे भी बन जाएगा। एक वृक्ष हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। इनका जन्म 19 दिसंबर 1927 लखनऊ में यूपी में हुआ था। कब हुआ था? 1927। देखिए इनका भी जन्म आगा मरा था कि नहीं? इससे पहले आज्ञा का पढ़े थे, आज्ञा का क्या हुआ था? 1911। और अगला चैप्टर होने का 1927 है, इसे याद रखिएगा। इनका कब हुआ था? 1927 लखनऊ यूपी में हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछा था, इनकी कविता लिखने की शुरुआत 1950 से हुई थी। कब हुई थी? 1950 में इनकी कविता लिखने की शुरुआत हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह पूछेगा एग्जाम में, ये पूछा भी गया है। प्रवेश हम तुम, ये भी पूछा गया है। आमने सामने, इन दिनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों क्या है? इन दिनों जो कि काव्य संग्रह है। और यह कविता भी कहाँ से ली गई है? इन दिनों से ही लिया गया। क्या एक वृक्ष की हत्या कहाँ से ली गई है? तो आपको बोलना है इन दिनों से लिया गया है। आमने सामने, इन दिनों काव्य। और आत्मजयी क्या है? एक आत्मजयी कोई प्रबंध काव्य है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। मेरा साक्षात्कार, ये भी पूछा गया। मेरा साक्षात्कार ध्यान रखना। कौन कौन? इधर फिर से पढ़ते हैं। चक्रव्यूह, प्रवेश हम तुम, आमने सामने, इन दिनों, जो कि कविता एक वृक्ष की हत्या ली गई है इन दिनों से। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। मेरा साक्षात्कार, ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट, आत्मजयी, मेरा साक्षात्कार। और इन दिनों तो आपको याद ही रखना होगा, क्योंकि इन दिनों से ये कविता ली गई है। देखो कहेगा कि तुरंत काटे गए एक वृक्ष के महान पर्यावरण और मनुष्य के बारे में कौन बताते हैं? तो कुंवर नारायण। कौन बताते हैं? कुंवर नारायण बताते हैं। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने अपना कविता लिख देते हैं। मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को अभिव्यक्त करता है। कौन? कुंवर नारायण। फिर से पढ़ें, ध्यान सुनिएगा। क्या? तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था को बताता है कि किस प्रकार लोग अपने पैर पर अपने किसी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि जहाँ रहते हैं जिससे हमें मतलब ऑक्सीजन मिलता है उसे ही काट रहे हैं। देखिए इसी कविता में आपको बताए थे कि बहुत बचाने की बात कही है। इसमें कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट्स, लुटेरा को किससे बचाना, मतलब घर को किससे बचाना है, शहर को किससे बचाना है। तो याद रखना है, घर को लुटेरों से बचाना है, शहर को नादिरों से, मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, ये ध्यान रखना। घर वाला बात आए तो लुटेरा, और शहर वाला बात आए तो नादिरों। नादिरों एक नादिर शाह सैनिक का नाम है। नादिर शाह एक मतलब नाम था।
उसके बाद आइए हमारी नींद, 9 नंबर चैप्टर है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? हमारी नींद के लेखक हैं बीरेन डंगबाल। आपको बताए थे नींद में डंक मारता है, क्या मारता है? डंक। डंक से याद रखेगा बीरेन डंगबाल। हमारी नींद की कविता के लेखक कौन है? बीरेन डंगबाल। और इनका जन्म 1947 में हुआ था। देखिए फिर इनका जन्म आगे बढ़ा कि नहीं, पहले 1908, पहले आया था सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आया था 1900, और दिनकर जी का 1908, और अज्ञा जी का 1911, और कुंवर नारायण का 1927। फिर अगला चैप्टर होने के कारण इनका जन्म और आगे बढ़ेगा 1947। ऐसे आपको याद रखना होगा। 1947 इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर, टिहली, उत्तरांचल। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। जिस प्रकार से मतलब इसे पहले देखे थे कौन, ये उत्तरांचल में देखे थे क्या? हाँ, उत्तरांचल से भारत माता का जन्म कहाँ था? उत्तरांचल में। भारत माता के जो लेखक है सुविधानंद पंत, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? उत्तरांचल में हुआ था। और इनका भी जन्म कहाँ हुआ? बीरेन डंगवाल का, इसका भी उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में ही हुआ था। देखिए उसके बाद कह रहा है कि अमृत, इनके माता पिता का नाम नहीं है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है, याद नहीं करना पड़ेगा। अमृत प्रभार और घूमता आईना शीर्षक के स्तंभ लेखक मतलब लेखन किए थे कौन? बीरेन डंगमाल। अमृत प्रभात और घूमता आईना। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे थे, ये ध्यान रखना। वे दैनिक दैनिक अमर उजाला, ध्यान रखना, अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे थे। हमारी नींद जो 1991 में जो इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आया था, ये ध्यान रखना। 1991 यह आया था। कविता लिखने की शुरुआत 1950, जो कुंवर नारायण कविता लिखने की शुरुआत 1950। लेकिन यह क्या है, इनका जो बीरेन डंगवाल इनका पहला कविता संग्रह जो है 1951 में पहला कविता संग्रह मतलब प्रकाशित हुआ था इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, ध्यान रखना, इसी दुनिया में। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। और दुष्चक्र में श्रेष्ठा से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसी दुनिया में जो कि इनका पहला कविता संग्रह था, जो कि कब लिखे थे? 1951 में लिखे थे, इसी दुनिया में। इस पर इनको रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार मिला था। आपसे पूछेगा क्वेश्चन किनको रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार इसी दुनिया पर मिला था? तो आपको बोलना है बीरेन डंगवाल। या बीरेन डंगवाल को किस पर रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार मिला था? तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया में। और यह कविता हमारी नींद कहाँ से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना है, दुष्चक्र में श्रेष्ठा से ली गई है, जिसपे इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और इनके बारे में लिखे हैं हमारे नींद जो लेखक है बीरेन डंगवाल, ये एमए किए थे। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए थे, ध्यान रखना है। उसके बाद आइए सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए जो इंसान मतलब लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट जो है अंतिम पॉइंट ध्यान रखना, ये पूछेगा आपसे। या जो पंक्तियाँ कहाँ से कौन कविता से ली गई है? हमारे नींद। कह रहा है क्या? सुविधा भोगी, जो सुविधा भोगी रहता है वो हमेशा सोए रहता है और आराम रहता है, जिसको आराम पसंद रहता है, अथवा अपनी बेपरवाही, बेपरवाह मतलब खूब बेपरवाह आदमी रहता है, उसको मतलब चैन नहीं रहता है। तो ये किस कविता से लेने गई है? तो हमारी नींद से कविता से, ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट कविता की ओर, जो कि है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। एक हमारे सिलेबस में मात्र एक कवित्री का नाम है जो अनामिका है। कौन है? अनामिका। ये भी बिहारी के हैं, कहाँ के? बिहार का ही है। अनामिका मात्र एक कवित्री का नाम है। और कवित्री याद कर लीजिएगा, हिंदी में कहीं पूछ न दे शुद्ध और शुद्ध बलम, कवित्री ऐसे लिखाता है। और अक्षर ज्ञान की लेखिका कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका। आपको ध्यान होगा। और अक्षर ज्ञान जो है कहाँ से लिया गया है? ये कविता कहाँ से लिया गया है? कवियों ने कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कवियों ने कहा। जैसे हमारी नींद कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। उसी प्रकार अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? कवियों ने कहाँ से ली गया है। और एक वृक्ष की हत्या कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना है, इन दिनों से ली गई है। कहाँ से ली गई है? इन दिनों से ली गई है। ठीक। इनका जन्म 1961 में हुआ था। फिर आगे बढ़ा कि नहीं? फिर आगे बढ़ा। यहाँ था 1947 और क्या हुआ? 1961। क्योंकि अगला दिया है तो इसलिए आगे बढ़ गया, ध्यान रखना। फिर से एक बात बता देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 1900, और दिनकर जी 1908, और अज्ञा जी 1911, और एक वृक्ष की हत्या 1927, और हमारे नींद जो कविता को वर्णन है 1947, इनका 1961। ऐसे याद रखना है। इनका कब हुआ था? 1961। अगर बढ़ रहा कहाँ हुआ था? बिहार, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था इनका जन्म। जैसे रामधारी दिनकर का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था, इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। माता का नाम मेंशन नहीं है, नहीं काटती हैं। पिता का नाम था श्याम नंदन था। क्या नाम था? श्याम नंदन, जो कि क्या थे? गीतकार थे। एग्जाम में नहीं पूछा, हम वैसे ही लिखते गीतकार, अगर पूछेगा तो बता देना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किए, पीएचडी भी की। किस में की थी? पीएचडी और एमए इंग्लिश में की थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में ही क्या है, वो टीचर के पद पर नियुक्त रहे थे, वहाँ पर अपना सेवा प्रदान किए थे। ध्यान रखना, दिल्ली विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए किए थे, पीएचडी किए थे। किस विषय में? तो ईएनजी यानी इंग्लिश में किए थे। एंड और वहीं पर क्या रहे थे? टीचर रहे थे। ठीक। वे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखते थे। वे जो मतलब कौन कवित्री जो अनामिका थी, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी।
इनकी रचना भी कभी कभार पूछा जाता है। तो इनकी रचना क्या था? गलत पत्ते की चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर। ये ध्यान रखना, अक्षर वाला बात आएगा ना, अक्षर, तो यहाँ अक्षर विज्ञान है और यहाँ भी अक्षर आ रहा है। तो अक्षर ज्ञान से अक्षर याद रखना, क्या? अनामिका याद रखना, अनुष्ठुप याद रखना है, पोस्ट एलियट पोएट्री, पोस्ट एलियट पोएट्री ध्यान रखना है। पोस्ट एलियट पोएट्री की लेखक कौन है? लेखिका कौन है? अनामिका है। और कहती है औरतें, एक औरत अक्षर ज्ञान मतलब कवित्री कौन है? अनामिका। और कहती है औरतें भी, औरत भी क्या है? मतलब स्त्रीलिंग है, अनामिका भी स्त्रीलिंग है। तो ये इसे याद रखिए, कहती है औरतें। तो याद रखना है, औरतें वाली बात अनामिका ही लिखी होगी। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशा व्यक्त करती है। इस कविता में जो है मतलब बच्चे को किस परेशानी, जब शुरुआती दौर में वह शिक्षा ग्रहण करता है, यानी वो आ सीखता है, तो उनको किन परेशानियों को से गुजरना पड़ता है, उनके बारे में ये अपना आशा व्यक्त करते हैं। तो याद रखना, एक इहो लाइन पूछा जाता है कि अक्षर ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा जो है शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशा व्यक्त करती है। ध्यान रखना ये बात। अगला अध्याय आता है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर एकमात्र ऐसा कवि है जो बंगाल के हैं, जिसका नाम है जीवनानंद दास। इसको ट्रिक बताए थे याद करने का, लौट कर आएगा। लौट कर कब आएगा? लोग जब जीवित होगा तब आएगा, तो इसलिए जीवनानंद दास। जीवित होके आएगा तो जीवनानंद दास, जो कि बंगाल के एकमात्र कवि हैं जीवनानंद दास। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन बंगाल कवि है, तो आपको बोलना है जीवनानंद दास। और जीवनानंद दास कौन कविता लिखे हैं, तो आपको बोलना है लौट कर आऊँगा फिर। इनका जन्म 1899, ये एक आपको ध्यान रखना, आपको रटा भी दिए होंगे 1899 में, ये गाँव नहीं भरा, तो इसे भी याद रखें। इसका जन्म कब हुआ था? 1899 में। कब? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म पक्का 1900 में हुआ था, इनका जन्म 1899 पक्का 1899 में हुआ था, यानी एक साल सुमित्रा नंदन क्या थे, ये बड़े थे। 1899 में हुआ था। और निधन जो है सिर्फ 55 वर्ष की आयु में इनका मतलब मर्मांतिक क्या मतलब दुर्घटना में हो गया था, मर्मांतक दुर्घटना में हो गया था। और 55 साल, इसमें अगर ये जोड़िएगा 1900 पड़ेगा, फिर 54 साल इधर पड़ेगा, 1954 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 1899 में अगर आप 55 जोड़ते हैं तो आपको आएगा 1954 ही आएगा। इनका जो मतलब 55 वर्ष की आयु में मतलब इनका कहेगा कि किनका मृत्यु 55 वर्ष की आयु में हो गया था, तो जो आपको बोलना है जीवनानंद दास की। चलिए खैर, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। रचना, एक वो झरा पलक है, धूसर पांडुलिपि है, ये पूछा जाता है धूसर पांडुलिपि। और सबसे इंपॉर्टेंट है बनलता सेन, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, बनलता सेन महापृथ्वी। ये क्या है? महापृथ्वी। झरा पलक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन महापृथ्वी, याद रखना है, बार बार देखना है। निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास, ये भी कभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछेगा कि जीवनानंद दास के निधन के बाद कितनी कविताएं और कितने कहानी मतलब प्रकाशित हुए थे, तो इनके निधन के बाद 100 कहानी और 13 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। उसके बाद है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा बनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य का पुरस्कार मिला। तो ये पुस्तक एग्जाम में शायद पूछा गया है कि कहेगा कि बनलता सेन को कब पुरस्कृत किया गया था? 1952 में किया गया था, इसलिए बनलता सेन भी याद रखना है। इनका जो रचना है बनलता सेन, आपको ध्यान में रखना होगा। और जो कविता ये जो लौट कर आऊँगा फिर, ये कहाँ के कवि थे? बंगाल के कवि थे, जिस कारण बंगाली में कविता लिखे थे। जो हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का भाषांतरित कौन किए थे? प्रयाग शुक्ल। पहले है प्रयाग शुक्ल, ध्यान रखना है। एक और है धर्मवीर भारती, आगे पढ़ेंगे, गड़बड़ाना नहीं है। पहला क्या है? प्रयाग शुक्ल है, कि जो कि लौट कर आऊँगा फिर, इसका भाषांतरित यानी हिंदी में क्या है। अब आइए, इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। अब आइए किसमें? मेरे बिना तुम पर हो, मेरे बिना तुम पर हो। इसमें भी इसका जो जन्म है आगा नहीं पड़ता है, आपको वैसे ही याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब उनका जब मृत्यु कब हुआ था? दिनकर जी का आपको हुआ 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में उनका मृत्यु हुआ था। लेकिन इसका क्या है? 1875 में इनका जन्म हुआ था। इसी याद है कि इनका 74, इनका 75, लेकिन एक साल मतलब इसमें एक साल बढ़ा तो इसमें एक साल घटा। 74 में जो 75 हुआ और 19 में घटाएं कितना होगा? 18। याद रखना, इसका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। प्रयाग ऑस्ट्रिया में हुआ था, जो कि अब कहाँ पड़ती है? जर्मनी में पड़ती है। तो ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा कवि हैं जो कि विदेश के हैं। कहाँ के? विदेश। और एकमात्र कवि हैं जो कि क्या है? बंगाल के हैं, जीवनानंद दास। और एकमात्र कवित्री हैं जो कि जिसका नाम क्या है? अनामिका। जन्म मुजफ्फरपुर बिहार हुआ था। और पिता क्या थे? श्यामानंद। ये ध्यान रखना। और एकमात्र ऐसा कवि हैं जो कहाँ थे? मतलब विदेशी थे, जिनका नाम क्या था? मेरे बिना तुम पर हुई कविता है। मेरे बिना, इसको ऐसे करने भूल गए थे। मेरे बिना तुम पर हुई क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। और इनके मतलब कवि जो है रेनल मारिया रिल्के, रेनल मारिया रिल्के। अब बार बार पढ़िए, आपको पढ़ने में हो जाएगा। नाम भी लग रहा है विदेशी की तरह लग रहा है, इसलिए आपको नाम याद करना नहीं पड़ेगा। आप ऑप्शन देकर टिक कर लीजिएगा, रेनल मारिया रिल्के।
इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 प्रयाग ऑस्ट्रिया, जो कि अब जर्मनी में पड़ता है, अभी जस्ट समझा है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है जोसेफ रिल्के, जोसेफ रिल्के। इसके भी नाम है रिल्के, इसके भी नाम है रिल्के, लेकिन जोसेफ लगा हुआ है। एग्जामर आपको फंसाएगा, सबके अंत में रिल्के देगा, लेकिन ये क्या है, जोसेफ। माता का नाम क्या है, सोफिया। माता का नाम क्या है, सोफिया। आपको ध्यान रखना है, सोफिया इनकी माता का नाम है। इनका शिक्षा प्रयाग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, प्रयाग और, क्योंकि प्रयाग में हुआ इनका जन्म, तो प्रयाग ऑस्ट्रिया में, तो इनका शिक्षा भी कहाँ हुआ था, प्रयाग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में हुआ था। उपन्यास देखिए, द नोटबुक ऑफ माल्टो लॉरिडस। तो ध्यान रखना है, ये उपन्यास इसका जितना भी रचना होगा सब इंग्लिश में होगा। क्या होगा, इंग्लिश में होगा, क्योंकि कहाँ के विदेश थे, जर्मनी के थे, इसलिए इसका सब रचना क्या होगा, इंग्लिश में होगा। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडस, टेल्स ऑफ अलमाइट्री, टेल्स ऑफ अलमाइट्री, इधर रखना सबसे। लेकिन कविता सबसे बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है, सॉन्ग्स एंड लाइफ एंड सॉन्ग्स, लाइफ एंड सॉन्ग्स, ये ध्यान रखना है। ये भी इंग्लिश में नाम है, लाइफ एंड सॉन्ग्स। एक मात्र ऐसा जो लेखक कवि हैं, इनका सब रचना क्या है, इंग्लिश में है, तो आपको बोल रहे हैं मारिया रिल्के के लिखे हैं। एक है लॉरेंस सेक्रीफाइस, क्या है, लॉरेंस सेक्रीफाइस। एक है एडवेंट, क्या है, एडवेंट, ये ध्यान रखना है। दो सब इंग्लिश का नाम है, तो आपको बोलना है रेनल मारिया रिल्के। जो हमसे पढ़े होंगे उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। निधन देखिए, इनका निधन कब हुआ था, 19 दिसंबर 1926 में हुआ था। कब हुआ था, 1926 में हुआ था। इसको आपको रटना पड़ेगा, 1926 में हुआ था। कुछ बात आप रट भी सकते हैं, बार बार सिमेट्रिक काम नहीं करता है। तो इसकी काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रहस्योन्मुखता मतलब से प्रेरित था। इनकी काव्य शैली क्या था, गीतात्मक थी, और भावबोध कौन था, भावबोध। दोनों ध्यान रखना है, गीतात्मक यानी गीत वाला, और भावबोध जिससे में भाव का बोध हो उसे भावबोध कहते हैं। और देखिए, ये भी भाषा जो अंग्रेजी का मतलब विदेश का कवि थे, तो इंग्लिश में लिखे होंगे, मेरे बिना तुम प्रभु। तो इनका भी भाषांतरण किया धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता को, जो बहुत प्रसिद्ध जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता के बारे में किताब लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग पढ़ते हैं उसको। तो आप याद रखना, भाषांतरित अंतिम अध्याय मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन रिल्के इनके लेखक हैं। ये इंग्लिश में कविता लिखे थे, जो इंग्लिश में पढ़ नहीं रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसका भाषांतरित कोई क्या हुआ, जिसका नाम क्या है, धर्मवीर भारती है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। लेकिन इसका पड़ेगा मेरे बिना तुम प्रभु, इसका प्रयाग शुक्ल है। यह कविता विश्व कविता के रूपांतरित संकलन से ली गई है। ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, कविता कहाँ से ली गई है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता कहाँ से ली गई है, तो आपको बोलना है विश्व कविता के भाषांतरित संकलन से ली गई है। विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। और रिल्के मार्मी ईसाई कवियों जैसे पवित्र आस्था में आस्तिक कवि थे। कौन कवि थे, आस्तिक। ध्यान रखना, ये कौन कवि थे, तो आस्तिक कवि थे। आपको उम्मीद था ये बात जो है याद हो गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको मिलता, आप देख लेंगे। अभी फिर देखिए, पहला कविता क्या है। पहला मेरे राम नाम बिनु बिरथे जगी में, जिनका लेखक कौन है, गुरु नानक। उसके बाद पढ़े थे प्रेम आईनी श्री राधिका, कई कुंजन ऊपर वारो, इनका लेखक कौन है, रसखान है। उसके बाद पढ़े थे अति सुदूर ने का मारा गया, तीसरा अध्याय है, और मुँह अश्विनी वर्षो घरानंद है। और चौथा अध्याय है स्वदेशी, इसका लेखक बद्रीनारायण चौधरी, जिसको हम प्रेम घन भी कहते हैं, और इनको भारतेंदु कवि कहते हैं, ध्यान रखना है। और भारत माता जो पचमा अध्याय है, भारत माता पचमा अध्याय, जो कि विश्वविद्यानंद पंत लिखे हैं, जो कि छायावादी कवि हैं। और छठा अध्याय है जनतंत्र का जन्म, जिनके लेखक रामधारी दिनकर हैं। और रामधारी दिनकर को क्या कहते हैं, उत्तर छायावाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर छायावाद के कवि कहते हैं। हिरोशिमा के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इसके नाम में ही पिता का नाम है, तो आपको याद रखना है। 1911 में जन्म हुआ था। इसको क्या कहते हैं, इसको जो है हम क्या कहते हैं देखिए, कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। और एक बीज खत्या 8 नंबर कविता है, एक बीज खत्या, जो कि इन दिनों से लिया गया है। इनके लेखक क्या है, कुंवर नारायण है। और हमारी नींद में डंग मारता कौन है, बीरेन डंगवाल, ध्यान रखना है। बीरेन डंगवाल मतलब कविता के लेखक हैं। और यह कविता कहाँ से ली गई, दुष्चक्र में श्रेष्ठा पर, और इन्हीं पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अक्षर ज्ञान कहाँ, मतलब अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान कविता लेखिका कवित्री क्या नाम है, अनामिका, जो कि अक्षर ज्ञान कहाँ से ली गई है, कवियों ने कहाँ से लिया गया है, ये ध्यान रखना, कवियों ने कहाँ से लिया गया है। ये पिता श्यामानंदन दास हैं, और बीजाक्षर के लेखक भी यही है। ये बात आपको ध्यान रखना। लौट कर आऊँगा फिर, जो कि बंगाली कविता है, जो कि लेखक कौन है, जीवनानंद दास है। कौन है, जीवनानंद दास। इनका 55 साल की उम्र में मृत्यु 1899 में। सुविधानंदन जन्म से एक वर्ष क्या हुआ, कम, मतलब एक बार ज़्यादा, मतलब 1899, उनका 1900 में जन्म हुआ था इनका, 1899, 55 वर्ष की आयु में मर गया था 1854 में, 1954 में। और ध्यान रखना है, इसके बारे में भाषांतरित याद रखना, प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊँगा फिर, लेने हमारे रिल्के, इनका जन्म 1875 प्रयाग ऑस्ट्रिया में हुआ था। जोसेफ रिल्के पिता, माता का नाम सोफिया। और याद रखना, लाइफ एंड सॉन्ग इनके लेखक हैं। और इसका भाषांतरित कौन ने किया था, भाषांतरित धर्मवीर भारती। उम्मीद था वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जो ना हमने आप ये जो मेहनत किए हैं, आपको कैसा लगा, तो कमेंट के जरिए आप हमको बताइए, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।